सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। पिछली दो वीडियो में हमने आधारशिला व ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के बारे में जाना था। आज इसी क्रम में हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। आइए जानते हैं प्रत्येक भाग के सभी मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहले भाग 1 में शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है। शिक्षण संग्रह ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। इसके बाद भाग 2 में प्रभावी शिक्षण, शिक्षण योजना, शिक्षक डायरी, अधिगम परिणाम तालिकाएं व लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण की प्रभाविता से होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक विकास का होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रभावी कड़ी शिक्षण है। मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों A to Z द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो एक प्रकार से प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है। प्रत्येक तरीके की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। इसके बाद शिक्षण योजना की आवश्यकता व उसके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। शिक्षण योजना पर पूरी वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद शिक्षक डायरी की आवश्यकता व इसके स्वरूप को भी समझाया गया है। शिक्षक डायरी पर भी पूरी एक वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, अवश्य देख लें। शिक्षण योजना का निर्माण चयनित लर्निंग आउटकम को केंद्र में रखकर करना है। शिक्षण योजना शिक्षक डायरी का ही एक पार्ट है। प्रत्येक कक्षा में लर्निंग आउटकम तालिका भी प्रदर्शित करनी होगी तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे। इसके साथ ही अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण या चाइल्ड प्रोफाइल भी बनानी है। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के अनेक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे शिक्षण योजना, समय सारणी, ICT का प्रयोग, बाला अर्थात बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, TLM और विज्ञान गणित किट, बैठक व्यवस्था, कॉन्सेप्ट मैपिंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग आदि। इन सभी तरीकों की विस्तृत जानकारी मॉड्यूल में दी गई है। इसके बाद भाग 3 में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना दी गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रातःकालीन सभा के बारे में बताया गया है। प्रातःकालीन सभा या प्रार्थना सत्र के सभी मुख्य घटकों को एक साप्ताहिक समय सारणी के रूप में दिया गया है। इसी प्रकार सांध्यकालीन सभा तथा उसकी कार्य योजना को भी साप्ताहिक कार्य योजना तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाएं, बाल संसद, पुस्तकालय, संचालन, कार्यानुभव या शिल्प आधारित कार्य, विज्ञान और गणित मेलों का भ्रमण या आयोजन आदि के नियोजन, प्रबंधन और आयोजनों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में सीखने के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग की व्याख्या की गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में असेसमेंट बच्चों की सीखने की प्रकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है, जैसे सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा आदि में। परंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी दैनिक कक्षा में करता है। यदि बच्चों की सीखने में कठिनाई आ रही है तो तरीकों को बदलने या सुधार करने में फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग होता है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। इसमें बच्चों के सभी पक्षों का आकलन होता है, इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन भी कहते हैं। आकलन के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे मौखिक, समूह चर्चा, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, लिखित, प्रोजेक्ट कार्य आदि। आकलन से प्राप्त फीडबैक को बच्चे व अभिभावक के साथ शेयर करना चाहिए तथा शिक्षक इसे स्वयं आकलन भी कर सकते हैं। भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना, गुण, प्रकार आदि पर चर्चा की गई है। किसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने तथा उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं।
किसी विद्यालय का प्रदर्शन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता काफ़ी हद तक प्रधान अध्यापक के नेतृत्व कौशल पर भी निर्भर करती है। इसके बाद शैक्षिक नेतृत्व के गुण व प्रकारों के बारे में बताया गया है। कुछ नेतृत्व शैलियाँ जैसे सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली, अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली प्रमुख हैं। प्रधानाध्यापक को विद्यालय का विजन तैयार करना चाहिए, जैसे आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना, कार्य योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, सहयोग व समीक्षा, नियमित उपस्थिति आदि। प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को भी स्वयं के प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी पूर्ण नहीं होता। अपनी ताकतें, कमजोरियां, उपलब्धि, लक्ष्य निर्धारित करते रहें। इसके बाद विद्यालय में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। विद्यालय के बहुत से आंकड़ों से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे बच्चों के परीक्षाफल, शिक्षक के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े आदि। इसलिए आंकड़ों का सही व प्रमाणिक होना बहुत आवश्यक है। सामुदायिक सहयोग हेतु कार्ययोजना का निर्माण बहुत आवश्यक है। एसएमसी सदस्य विद्यालय और समुदाय के बीच प्रमुख सेतु की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए एसएमसी के सहयोग से सामुदायिक सहयोग की कार्ययोजना विकसित करनी होगी। विद्यालय में ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए हो, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और इस भाग के अंत में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। भाग 6 में विभिन्न प्रकार के परिशिष्ट दिए गए हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम परिणाम, उसके बाद परिशिष्ट 2 में अलग अलग कक्षाओं व अलग अलग विषयों की डेमो टीचिंग प्लान दिए गए हैं तथा बहुत सी शैक्षिक गतिविधियां भी दी गई हैं। प्रातःकालीन सभा व सांध्यकालीन सभा का स्वरूप व कार्य योजना भी दी गई हैं, जो पूर्व में हम देख चुके हैं। परिशिष्ट 3 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2, 3, 4, 5 शिक्षक आधारित समय सारणी दी गई है। इसी के आधार पर हमें समय सारणी बनानी है। परिशिष्ट 4 में NCF 2005 का संक्षिप्त परिचय व परिशिष्ट 5 में RTE 2009 का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। परिशिष्ट 6 में कुछ उपयोगी केस स्टडीज दी गई हैं। परिशिष्ट 7 में उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट तथा परिशिष्ट 8 में विभिन्न प्रार्थनाएं व समूह गान दिए गए हैं। परिशिष्ट 9 में प्रमुख जयंतियां व एवं दिवसों की जानकारी। परिशिष्ट 10 में शिक्षा संबंधी उपयोगी साहित्य की सूची। परिशिष्ट 11 में बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था। परिशिष्ट 12 में अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वयन। परिशिष्ट 13 में उपयोगी शब्दावलियाँ। परिशिष्ट 14 में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र दिए गए हैं। इसके बाद कक्षा शिक्षण में क्या करें व क्या ना करें की तालिका भी दी गई है। और अंत में वाला अर्थात बिल्डिंग एज लर्निंग एट के कुछ चित्र दिए गए हैं। इस प्रकार यह शिक्षण संग्रह मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। सभी शिक्षकों को सादर